तो रमेश और सुरेश आपको बताएगा कि त्रिकोणमिति को कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको त्रिकोणमिति समझाने में। कोई भी कंफ्यूजन डाउट अगर रहे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस क्लास में त्रिकोणमिति 10वां के एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे, जो बच्चा को त्रिकोणमिति से डर लगता हो या त्रिकोणमिति पढ़ने का दिल ही नहीं हो, दिलचस्पी नहीं हो, तो वो इस क्लास को जरूर देखे। पूरे YouTube इस तरह का क्लास एक कहानी के माध्यम से आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको ये क्लास समझ में आएगा ही आएगा। यह सुरेश है, यह रमेश है। इसकी कहानी की मदद से इन सभी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर वह बच्चा बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो भी बोर्ड है, उस सभी बच्चों के लिए यह वीडियो लाभदायक होने वाला है। या हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे 25 से 30 नंबर का कम से कम आता ही आता है, तो इसलिए हमको त्रिकोणमिति पढ़ना ही चाहिए। हेलो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं वो बताते हैं। देखिए, यहाँ पे दो दोस्त है, एक रमेश है, एक सुरेश है। रमेश थोड़ा कमजोर टाइप का स्टूडेंट है। वो बोल रहा है कि अरे सुरेश, अरे भैया, हम त्रिकोणमिति को पढ़ते ही क्यों हैं? तो सुरेश बोलता है कि अरे बाबू, तुमको मालूम नहीं है, त्रिकोणमिति को हम इसलिए पढ़ते हैं कि तू जहां पर बैठा हुआ है ना नीचे, उसको हम बिना नापी किए बता सकते हैं। रमेश बोला, अरे तू कैसे बताएगा? तो बोला कि तुमको नहीं मालूम है, तू जितना नीचे बैठा हुआ है वो भी हम बता सकते हैं। तो बोला कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला, सुरेश बोला कि जो त्रिकोणमिति है ना, इसको हम पढ़ लेंगे ना तो आसानी से हम ऊंचाई और दूरी बता सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की मदद से हाइट और डिस्टेंस को बिना नापी किए आप बता सकते हैं। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके हाइट और डिस्टेंस को पता करते हैं, उसके लिए ही हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो इन दोनों दोस्त का बात हो गया खत्म। सुरेशवा समझा दिया रमेशवा को। अब फिर रमेशवा बोल रहा है कि हाँ, तब तो हमको भी त्रिकोणमिति पढ़ना चाहिए। तब जाके ये दोनों दोस्त मिलके त्रिकोणमिति को पढ़ता है। तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमने इस रमेश और सुरेश के माध्यम से त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं वो समझ लिया है। अब फिर से रमेश पूछ रहा है सुरेश से कि भाई, तू तो बड़ा जानकार है, तू हमको ये बता देना कि ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, इसका मतलब क्या होता है? तो रमेश पूछता है ना सुरेश से, तो सुरेश बोलता है, अरे बाबू, तुमको नहीं पता है क्या कि जैसे हम लोग के यहाँ हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है, उसी तरह से जो यूरोप है, ये जो सुरेश बोल रहा है, जो यूरोप है उस उधर में क्या होता है, एक ग्रीक भाषा होती है, एक ग्रीक लैंग्वेज होती है। उसमें क्या होता है कि ये रमेश पूछ रहा है क्या, तो ग्रीक भाषा होती है तो हम क्या करें? तो ये बोल रहा है सुरेश, अरे बेवकूफ, पहले पूरा बात सुन लो ना। तो वो बोल रहा है कि ट्राइगोन मेट्रॉन, मतलब ये हुआ, ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप, मतलब तीन भुजा की माप को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ये जो रमेश है अब शांत हो गया और सुन लिया, तो समझ में उसको आ गया कि भाई, तीन भुजा की जो माप होगी ना, उसी को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक। अब रमेश बोल रहा है कि ये सब तो तू हमको समझा दे रहा है, लेकिन ये जो है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ये जो सुरेश है, जो मीनार के ऊपर बैठा है ना, ये बोल रहा है क्या, अरे रुक ना यार, तुमको सब बताते हैं। तो क्या ये सुरेश बोलता है रमेश को कि देख भाई, तुमको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। तो अब आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं?
समकोण त्रिभुज। सुरेश रमेश को बता दिया कि वैसा त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं दोस्त, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। रमेश बोल रहा है अगर भाई त्रिभुज उल्टा हो जाए तो उस केस में सुरेश बता रहा है कि रे भाई देख, त्रिभुज उल्टा हो या सीधा हो, अगर उसके एक कोण का माप अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ये है ना, सुरेश को पागल कर देता है सवाल पूछ पूछ के। अब फिर रमेश पूछ रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई बा, बता देना। तो ये फिर से सुरेश बताता है कि देखिए, इसको ना समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। तो ये जो रमेश है उसको भी समझ में आ जाता है कि समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से पूछता है, ये जो फिर से रमेश जो है इसको बार बार क्वेश्चन करने का आदत होता है, क्योंकि इसको सीखने का मन होता है इसलिए वो बार बार क्वेश्चन करता है। लेकिन जो सुरेश होता है ना, ये समझता नहीं है बात को। तो रमेश जो है ये पूछता है कि भाई, ये जो रमेश है ना, ये बोल रहा है सुरेश को कि भाई ये बता, इसमें जो एक भुजा हमको दिख रही है सबसे बड़ी है, तो ये भुजा को हम क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? तो ये जो सुरेश है ना, ये बोलता है कि अरे भाई सुन, ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना समकोण त्रिभुज में, उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको एच से लिखते हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। या 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी ना, उसको कर्ण बोलेंगे। या ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। देखिए पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है? यह क्यू आर। यह क्यू आर क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, यानी शॉर्ट में इसको एच से लिखते हैं। अब बोल रहा है रमेश सुरेश को फिर से, अरे भाई तू एक भुजा का नाम बता दिया, सब भुजा का बता दो। तो बोला रुक, सबर कर, बताता हूं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक कोण अगर सी पे न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे अगर थीटा है, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी ना, थीटा के सामने कौन सी भुजा दिख रही है? ये ए बी। तो जो खड़ा वाला जो भुजा होगा ना, वो क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, तो लंब होगा। तो ये बोल रहा है, रमेश बोल रहा है अरे भाई तीसरा का भी बता देना। तो वो बोल रहा है कि जो बचेगा ना भुजा, उसको हम क्या बोलेंगे? आधार। तो आप लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा रमेश और सुरेश के माध्यम से। तो ये जो आधार होती है ना, इसको हम बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस, और इसको शॉर्ट में बी से लिखते हैं। लंब को इंग्लिश में पी से यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में अब फिर से रमेश बोल रहा है अरे भाई उल्टा वाला हमको नहीं समझ में आता है, तू बता देना यार। तो ये क्या बोल रहा है, ये सुरेश क्या बोल रहा है कि देख भाई, हम तुमको जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसको ध्यान में रख। तो ये बोला कि जैसे अगर यहाँ पे न्यून कोण अगर बनेगा ना, तो इसके सामने जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यून कोण बनेगा ना, उसके सामने जो भुजा होगी वह लंब हो जाएगी। तो वो बोला नहीं भाई, अगर न्यून कोण यहाँ पर बन गई तो अब सुरेश बोल रहा है अरे भाई रुक ना, मैं बताता हूं ना। तो अगर यहाँ पे अगर न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने जो भुजा होगी ना, ये लंब हो जाएगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो बची वाली तीसरी वाली भुजा, इसको हम आधार बोलेंगे और शॉर्ट में इसको बी से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। ये रमेश और सुरेश के माध्यम से फिर एक बार समझाते हैं, लंब कौन सी भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी और आधार कौन सी भुजा होगी। देखिए यहाँ पे इसके रमेश के सर से हम खींच देते हैं एक सुरेश के सर तक एक लाइन खींच देते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, फिर से रमेश क्या बोलता है, रमेश बोलता है सुरेश को अरे भाई बात तू तो हम लोग को इस क्लास में जो बताया था हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से हमको घर पे बता। अब जब घर पे जाता है तो इस तरह से वह एग्जाम्पल देकर उसको समझाता है। वो बोलता है कि जहां पर 90 डिग्री बनेगी ना, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी ना, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको इंग्लिश में
हाइपोटेनियस बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एच से लिखते हैं। तो रमेश को समझ में आ गया। अब रमेश बोल रहा है कि भाई अगर न्यून कोण यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे अगर न्यून कोण बनेगी तो न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। न्यून कोण, ये क्या है? न्यून कोण के यहाँ पे क्या बन रहा है? न्यून कोण। जब न्यून कोण बन रहा है ना तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए यही कॉन्सेप्ट है लंब, कर्ण और आधार को समझिए। लंब, कर्ण, आधार को समझ लीजिएगा ना तो ये 8.1 आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये रमेश बोल रहा है कि ये तो लंब हो गया, तो नीचे वाला बचा क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है भाई तू इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट कर, नीचे वाला जो बचेगा ना वो आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक। ये फिर से रमेश पूछता है कि भाई तू तो समझा देता है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है, फिर से बताना यार। अगर न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है, ऊपर में बनेगा न्यून कोण, तो उस स्थिति में देखिए, इसको हम फिर से मिटाते हैं। देखिए अगर ऊपर में न्यून कोण अगर बनेगा ना, रमेश पूछ रहा है अरे भाई तू तो नीचे वाला समझा दिया, अब हमको ऊपर में अगर न्यून कोण बनेगा तो कौन सी भुजा को लंब बोलेंगे, कौन सी को आधार और कौन सी कर्ण? तो ये बोल रहा है तू शांत रह भाई, मैं तुमको सब बता दूंगा, तुम ज्यादा क्वेश्चन मत कर। तो क्या है कि ये जो इसके ऊपर में जो अगर न्यून कोण बनेगा ना तो इस कॉन्सेप्ट क्या बताया था सुरेश कि न्यून कोण जहां पे बनेगा ना उसके सामने जो भुजा होगी ना, इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है? ये नीचे वाली भुजा, यह लंब कहलाएगी। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे। और बोल रहा है रमेश कि तीसरा वाला तो हम खुद अब जान जाएंगे। तीसरा वाला ये जो बचा ये क्या कहलाएगा? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो हम आपको रमेश सुरेश के माध्यम से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे और आपको त्रिकोणमिति समझ में आसानी से आ जाए। आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्लास 10th का सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th का सीरीज देख सकते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये रमेश बोल रहा है सुरेश को कि रे भाई ये सब तो हम समझ लिए, अब हमको बताओ कि जो भुजा का हाइट है और ये लंबाई है या दूरी है इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बोल रहा है कि रे बाबू इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय तुमको मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि रुक भाई तुमको हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसका वर्ग इसके दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। यही फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आधार, लंब, कर्ण इन तीनों को इस पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम निकालेंगे। आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे, आप सब्र रखिए, हम आपको पढ़ाते हैं इस रमेश और सुरेश के माध्यम से। तो पाइथागोरस प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि हमको पूरा त्रिकोणमिति के अंदर इसी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हमको इसकी लंब, आधार और कर्ण को निकालना सीखेंगे। रमेश सुरेश का कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा होगा ताकि हम इसलिए इस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको। अब फिर से रमेश थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि भाई ये बता कि ये जो समकोण त्रिभुज है कि इसके भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं? तो सुरेश बोलता है भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तुमको ही बताऊंगा, अगर तुमको नहीं बताऊंगा भाई तो मैं किसको बताऊंगा? तो ये सुरेश फिर से इसको बताता है कि देखो भाई ये जो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है ना इसको खाली ध्यान में रखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा तो आपको इसकी लंब, कर्ण और आधार अगर दो चीज दिया हो तो तीसरा चीज निकाल सकते हैं। बोलता है रमेश कि भाई अब एक भुज, ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना इसके माध्यम से हमको कर्ण निकाल के दिखा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस समकोण त्रिभुज में, PAC समकोण त्रिभुज इसमें क्या क्या दिया हुआ? लंब के जगह पर कितना दिख रहा है? 4 मीटर, आधार के जगह पर 3 मीटर।
तो आपको निकालना क्या है, एक कर्ण, मतलब एच निकालना है। ठीक, तो एच निकालने के लिए इस फॉर्मूला पे हम रख दीजिए वैल्यू को, आपका मान निकल जाएगा, एच मतलब कर्ण निकल जाएगा इस समकोण त्रिभुज का। देखिए एच के जगह पर हम एच का स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है, बराबर। अब पी की जगह कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी, आधार कितना है, 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार की जगह 3 का स्क्वायर, तो इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को आपस में जोड़ दें कितना होगा 25, 16 9 25। अब इस पर से स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरी तरफ क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, ठीक है, रूट चढ़ता है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो h का मान आपका कितना आ गया 5 मीटर। तो इस तरह से आप इस कर्ण का मान निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा का मान दिया हो ना तो तीसरी भुजा उसके जगह पे हम रख देंगे ना, तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा। तो ये जो सुरेश है, ये सुरेश है जो रमेश को इस तरह से बता देता है ना, तो रमेश बोलता है कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारी मदद से बहुत आसानी से त्रिकोणमिति समझ रहा हूं। तो अब क्या है, रमेश फिर से बोलता है सुरेश से कि भाई ऐसा करना प्लीज एक बार और बता दे। तो अब फिर से वह सुरेश कहता है कि देखो भाई, एक और नीचे में हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, इसमें आधार मैं इधर दिया हूं, ठीक है, और लंब इधर है, तो कर्ण इधर है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या चीज का मान निकालना है, आधार का। तो आपको सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, आपको पाइथागोरस प्रमेय के इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो वही काम हम करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हमको ये दूसरा वाला जो समकोण त्रिभुज है ना, उसके अंदर का जो मान निकालना है, जो आधार का मान निकालना है, उसको हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, h बराबर कितना दिया हुआ 8, ठीक, तो कर्ण के जगह पर हम क्या रख देंगे 8 का स्क्वायर बराबर। अब क्या दिख रहा है आपको, p के जगह लंब के जगह कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब b का तो मान ही निकालना है, मतलब आधार का वैल्यू ही निकालना है, तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करने के लिए ये 49 को इधर लाएंगे, 64 बराबर के इधर, 64 में से 49 घटाएंगे, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर। तो आपका बी स्क्वायर बराबर क्या वैल्यू बच जाएगा 25। अब इस इधर से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में क्या चढ़ेगा रूट, तो रूट अंडर 25, आपको वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, मतलब आपका आधार दूसरे समकोण त्रिभुज का आधार आपको 5 मीटर निकल गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला याद रहेगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इस फॉर्मूला की मदद से आपको कोई भी दो भुजा दिया रहे, दो भुजा का माप दिया रहे, तो इस फॉर्मूले पे अब वैल्यू को रख देंगे, मान को रख देंगे, तो तीसरी भुजा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये रमेश और सुरेश का कहानी आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अगर त्रिकोणमिति को पूरा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। त्रिकोणमिति भारी न लगे, आपको एक कहानी के माध्यम से त्रिकोणमिति समझ में आए। अब हम इस रमेश और सुरेश के कहानी की मदद से हम यह त्रिकोणमिति के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले को समझेंगे। देखिए अब ये रमेश सुरेश से पूछ रहा है कि भाई ये जो त्रिकोणमिति है इसमें साइन कॉस टेन का नाम आता है, तो ये क्या है, तो बोला देखो बाबू ये जो है ना इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फिर से सुरेश से पूछ रहा है रमेश कि भाई ये जो साइन है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, इसको बोलते हैं, किस न्यून कोण से हम उस समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं उसको बता रहा है। देखिए ये जो गोल सा लिखा हुआ क्यू के ऐसा, तो उसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। अब ये अगर यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है ना, उस समकोण त्रिभुज में
हम कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से न्यून कौन से बात कर रहे हैं, कौन से न्यून कौन से हमको वैल्यू निकालना है, उसी के ये क्या चीज को दर्शाता है, कोण को बताता है कि यह अगर साइन ए लिखा रहे या कॉस बी लिखा रहे, तो मतलब ये हुआ कि अगर कॉस बी लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए बी है, तो यह यहाँ से हमको लंब और आधार मानने के लिए बता रहा है कि यहाँ से लंब ये भुजा हो जाएगी और आधार ये भुजा हो जाएगी। अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो मतलब इससे हमको मानने के लिए बोल रहा है, यह जो थीटा इसके कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे कुछ भी लगा रहे ना, वह उसके कोण को बताता है, उसके एंगल को बताता है। समझ गए आप? अगर जो चीज लिखा रहेगा उस एंगल से हम उसका मान निकालेंगे। ये जो सुरेश है वो बता रहा है रमेश को कि बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। इस तरह से सुरेश इसको रमेश को आसानी से समझाने के लिए बोल रहे, देख भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये तीनों होती है और ये तीनों की पत्नी 3 होती है। ये सुरेश अपने देहाती भाषा में समझा रहा है, समझ रहे हैं आप? साइन की वाइफ होगी कॉसेक, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सुरेश बता रहा है रमेश को कॉस की वाइफ होती है सेक, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा ना कॉस का, ये सेक का उसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ बी बटा एच, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा एच बटा बी। ठीक, हम इसको शॉर्टकट ट्रिक के मदद से भी इधर नीचे में हम समझाएंगे। अब बोल रहा है सुरेश कि भाई एक tan भी होता है, वो tan की पत्नी होती है कॉट, मतलब tan का उल्टा कॉट होता है या कॉट का उल्टा tan होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6 होती है। अब बात करते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, तो इसको आप याद कर सकते हैं लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है B बटा H, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो इसको आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, P को क्या बोलते हैं लंब। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ से मिला के आप इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे भी आप मिलाकर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा आधार बटा कर्ण। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो इसका अपोजिट है ना, इसका जो उल्टा है, जो इसका विलोम है, उसका उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है cos थीटा बराबर b बटा h, तो sec थीटा बराबर h बटा b, मतलब कर्ण बटा आधार। हिंदी में भी आप इसको याद कर सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे उसमें आप याद करके रखिए, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको याद करना होगा, यानी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इसको याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक हम देहाती भाषा का एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, जिसको याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सोना चांदी तौल पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। अगर इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे तो इससे भी ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे सोना को हम एस वाला को हम क्या मान सकते हैं, साइन मान सकते हैं, ठीक है। और चांदी को हम क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। सी से कॉस होता है, सी से क्या होता है कॉस मान सकते हैं इसको, ठीक है। और ये टी से क्या मान सकते हैं टेन। तो आपको तीनों अनुपात पता चल गया। तो अब देखिए इसके नीचे वाले को एच के, हर के एच को ले लेते हैं, इसको पी को ले लेते हैं, तो क्या हो गया पी बटा एच, ठीक। अब इसमें देखिए बद्री में और हर में इसके बी को ले लेते हैं और उसके एच को ले लेते हैं, तो क्या हो गया फॉर्मूला कॉस बराबर फॉर्मूला हो गया बी बटा एच। इस तरह से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये देहाती ट्रिक है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रसाद बोल, तो इसमें का हम पी ले लेते हैं और इसका बी ले लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन गया पी बटा बी। टेन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया पी बटा बी। तो ये सेंटेंस को याद रखेंगे, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और ये सेंटेंस को लिख लीजिएगा, इस तरह से गोल गोल करके जब हमको क्वेश्चन बनाना हो, हमको फॉर्मूला याद ना हो, तो ये सेंटेंस को याद रखिएगा, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप अगर इस तरह से लिख लेंगे तो क्या होगा कि आप इस फॉर्मूला को इस तरह से घेर घेर के निकाल सकते हैं कि ये फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर। इसका अपोजिट आप याद करके रखेंगे कि इसकी वाइफ कौन है, साइन की वाइफ कौन है, कॉस की वाइफ कौन, टेन की वाइफ कौन है। इस तरह से भी याद करके रखेंगे तो 3 याद करेंगे तो 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
तो इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से आप 8.1 प्रश्नावली 8.1 को बना सकते हैं। आप पूरी तरह से एलिजिबल यानी योग्य हो चुके हैं आज की इस क्लास को देखने के बाद। अब आपको 8.1 बनाने में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डर नहीं होगा। अगर 8.1 को देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे आप हमसे सीखना चाहते हैं 8.1 को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप 8.1 के हर सवाल को देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रमेश और सुरेश आपको पूरी तरह से त्रिकोणमिति समझाने में सफल हुआ होगा। हमारा यही कोशिश रहता है कि हर दिन एक नए तरह से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ये जो क्लास था त्रिकोणमिति बच्चों को इतना भारी लगता था कि बच्चों को इतना डर लगता था त्रिकोणमिति से। मैंने सोचा कि भाई इस तरह से पढ़ाया जाए कि त्रिकोणमिति पढ़ने में बच्चों को कोई न कंफ्यूजन हो, न डाउट हो, न डर हो। ये सभी चीज को खत्म करने का कोशिश मैं अपने तरफ से कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छे तरह से पढ़ाने का। ठीक है, तो आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप अगर बेसिक मैथ्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते। आज की क्लास देख रहे थे इंजमाम सर के साथ, तो हम आपको एक शेर के साथ इस क्लास को खत्म करना चाहता हूं। इस तरह से हौसले आजमाया करो, इस तरह से हौसले आजमाया करो, अपने बच्चों को ये गणित जो है इंजमाम सर से पढ़ाया करो।